आज जो हम लोगों को टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। बराबर है, ठीक है। सबसे पहला चीज ये बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट होते कौन है, पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसमें डीप डाइव करेंगे, ठीक है। सो बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंट आर नथिंग बट वर्किंग एज एजेंट्स ऑफ द बैंक, ठीक है। अब ये जो है ना बिजनेस और जैसे कि फैसिलिटेटर एंड करेस्पॉन्डेंट, ये सिर्फ बैंकिंग में नहीं होते, ये इंश्योरेंस कंपनीज बोलो या बाकी जगह पे भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पशन हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। बिजनेस फैसिलिटेटर का काम क्या होता है, तो ही जस्ट फैसिलिटेट्स द व्हाट इज इट कस्टमर्स टू कम टू द बैंक ब्रांच। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा है जिसको लोन चाहिए या कोई बंदा है जिसको एक अकाउंट व्हाट इज इट ओपन करना है बैंक के अंदर, ही डजंट नो द प्रोसेस हाउ इट इज टू बी ओपन, व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स आर टू बी रिक्वायर्ड, या किधर जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अगर उनको आइडिया नहीं है तो वो क्या करेंगे, बिजनेस फैसिलिटेटर का हेल्प लेंगे एंड दे विल गेट दैट पर्टिकुलर थिंग डन, ठीक है। बैंक्स इनको इसके बेसिस पे कमीशन पे करते हैं बिकॉज दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम द कस्टमर्स, दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। वो लोग बैंक के एजेंट की तरह काम करते हैं। पैसा जो भी लेगा वो लोग कभी नहीं लेंगे, वो हमेशा बैंक के अकाउंट में ही जाएगा, उसी तरह से रहेगा, ठीक है। ये जगह पे दे विल ओनली बी रिसीविंग द मनी फ्रॉम द बैंक्स विद रिस्पेक्ट टू कमीशन वाला, ठीक है। कस्टमर से ये लोग कुछ भी चार्ज नहीं करते, ये बैंक के बिहाफ पे काम करते हैं। फैसिलिटेटर का इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता है बिकॉज इनके पास पावर्स बहुत कम है, ठीक है। दे आर ओनली विद रिस्पेक्ट टू दे विल फैसिलिटेट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन टू हैपन, हेल्प दैट ट्रांजैक्शन टू गेट हैपन, ठीक है। करस्पॉन्डेंट के पास पावर्स थोड़ा सा ज्यादा होता है बिकॉज व्हाट दे हैव इज, वो लोग बेसिक फैसिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू बैंक, जैसे एकदम बेसिक वाले जो काम होते हैं, अप्रूवल बेसिक वाला करना, चीजें देखना या पेपर्स अप्रूव करवा के देना, वो सब चीजें वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट वाला पार्ट कर सकते हैं। तो कंपेरेटिवली बिजनेस करस्पॉन्डेंट इज अ वाइडर टर्म, और अगर बंदा वो बनता है तो उसके लिए काम ज्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट पे आ जाता है, तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस फैसिलिटेटर ये दो लोग। अब इसमें क्या आता है कि सबसे पहला चीज इनके कौन से ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट है। तो अगर रूरल इंडिया है, रूरल इंडिया मतलब आजकल की विलेजेस हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रूरल इंडिया के अंदर जितने भी अपने व्हाट से की लोग हैं, दे आर नॉट येट वेल वर्स्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। अभी भी उनका ऐसा बैंकिंग सिस्टम को लेके लगता है कि अरे बैंक का अकाउंट ओपन करने का कि नहीं, ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरा पैसा मैं बैंक में डालूंगा तो रहेगा कि नहीं रहेगा, दे हैव हैविंग अ क्वेश्चन मार्क विद रिस्पेक्ट टू दिस। प्लस आजकल आजकल के ट्रांजेक्शन इतने डिजिटाइज हो चुके हैं कि इस चीज को लेके दे आल्सो विल फेस प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट मे बी। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर उनको बोलते हैं कि फेस टू फेस वेरिफिकेशन है आधार का, तो वी नो दैट वी हैव टू कीप द कैमरा लाइक दिस, वी हैव टू ब्लिंक अवर आईज एंड वी विल गेट इट डन। बट वही चीज अगर रूरल इंडिया में बात करेंगे तो दे मे नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी एंड इंटरनेट नहीं होगा, या वो जैसे कि स्मार्टफोन नहीं होगा, या ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, करेक्ट है। सो इसी के लिए जितना भी ये बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंट बैंक को सपोर्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रूरल ब्रांचेस, जितने भी अकाउंट्स उनके रूरल ब्रांचेस के अंदर है, वहां पे जितना भी वो सपोर्ट करेंगे, जितना भी वो काम लाके देंगे विद रिस्पेक्ट टू बैंक, वो कमीशन के ऊपर आपको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट। समझ में आया, ठीक है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट गिविंग सर्विसेज टू द बैंक्स with respect to any of the services of rural areas या rural branches, तो in that case the commission with respect to same या जो भी पैसा उनको मिल रहा है with respect to same will be accepted। समझ में आया, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पे आती है बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का इंश्योरेंस कंपनी ना रूरल। अभी इंश्योरेंस का भी सेम हालत है, अर्बन एरिया में भी लोग इंश्योरेंस नहीं लेते, तो रूरल एरिया तो दूर की बात है, दे फील लाइक इट इज नॉट वर्थ ऑफ द मनी, इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी, करेक्ट है। सो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लोग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की देखते हैं रेदर देन रिस्क एवर्सिंग। एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, आपके रिस्क को कम करता है, आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करता है, वो लॉस को मिनिमाइज। बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट काइंड ऑफ लॉजिक कि अरे मैं पैसा डाल रहा हूँ, अगर मैं बीमार पड़ गया तो मुझे मिलेगा, नहीं पड़ा तो फिर वेस्ट हो जाएगा। उनके दिमाग में वो वेस्ट हो जाएगा वाला पार्ट। इट इज नॉट लाइक दैट, दैट इज गिविंग यू अ कवर ऑफ रिस्क, बराबर है। तो सेम थिंग है कि अगर रूरल इंडिया के अंदर अगर आप बिजनेस फैसिलिटेटर या करस्पॉन्डेंट अपॉइंट करते हो विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो, इंश्योरेंस कंपनी भी इनको जो कमीशन वगैरह देगी वो भी क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट ओनली एंड ओनली विद रिस्पेक्ट टू रूरल एरियाज, करेक्ट है। ये दो पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आती हूँ, एनी पर्सन एज एन इंटरमीडिएट फॉर बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्विसेज मेंशन्ड इन एंट्री ए। तो जैसा बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विस देगा, ये बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस देगा, वैसे उनका एजेंट जो है, अगर वो लोग कोई सब एजेंट को अपॉइंट करते हैं, तो दे विल नॉट गिव द फैसिलिटी डायरेक्टली टू द बैंक, बट दे विल गिव द फैसिलिटी टू द बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या बिजनेस एजेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर। तो इन दैट केस आल्सो इफ इट इज इन विद रिस्पेक्ट टू रूरल एरियाज, तो उनका भी कमीशन क्या हो जाएगा, समझ में आया। अब ये पॉइंट अलग से क्यों दिया, बिकॉज ये लोग डायरेक्टली बैंक को सर्विस दे रहे, बट ये लोग डायरेक्टली बैंक को सर्विस नहीं दे रहे,
एजेंट वाले लोग, तो ये वाले लोग इस पॉइंट में कवर नहीं होते थे, इसके लिए अलग से एक पॉइंट देके कवर। समझ में आया? ठीक है। एनालिसिस वही चीजें दी हुई है कि भाई बीसी और बीएफ क्या होते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस जो वो लोग बैंक के एक्ट और जैसे कि क्लाइंट का प्रपोजल वगैरह लेके आएंगे एंड और ये चीजें हम लोगों को बोला। ठीक है, जो मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया सिर्फ रूरल एरियाज के रिलेटेड ही है, अर्बन एरियाज के रिलेटेड काम नहीं हो। क्लियर विद दिस? ठीक है। बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू, और जैसे कि बैंकिंग कंपनी या बिजनेस करेस्पॉन्डेंट जो रहेगा वो नॉर्मली लायबल टू टैक्स रहता है, नॉर्मली इट इज इन दिस केस लायबल टू टैक्स, बराबर है, बट अगर रूरल एरिया रहेगा तो वो एग्जम्प्ट। ओके, द बैंकिंग कंपनी इज द पर्सन लायबल टू पे। अब जहां जहां पे भी अगर आप लोगों का जीएसटी वाला पार्ट आता है, ठीक है, तो इन दिस केस बिजनेस फैसिलिटेटर जब भी आप लोगों का टैक्सेबल वाला पोर्शन आए, मतलब अदर देन रूरल एरियाज, तो बिजनेस फैसिलिटेटर जब बैंकिंग कंपनी को देगा तो बैंकिंग कंपनी विल बी लायबल टू पे द टैक्स अंडर आरसीएम, ये अपने आरसीएम के अंदर पढ़ा है। ठीक है। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, ये वाला पार्ट इधर इंक्लूडेड नहीं है। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट अगर बैंकिंग कंपनी को देता है तो इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट विल पे द टैक्स। करेक्ट है। एंड एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट अगर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को दे रहा है तो ऑलरेडी आपने इधर बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को तो बोला है ये टैक्स पे करने के लिए फॉरवर्ड चार्ज में, तो उसी को बोल दो फॉरवर्ड आरसीएम के ऊपर इधर भी आपका टैक्स पे। एजेंट को फालतू में रजिस्टर करने मतलब। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के बेस्ड अंडरस्टूड। ये तो हम लोगों ने आरसीएम के अंदर पढ़ा हुआ ही है, तो वो चीजें वहीं पे आ जाएगी। ओके। The agreement of the bank with the business correspondent specifically prohibits them from directly charging any fees from the customers। तो ये मैंने आपको बोला कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, बैंक से कमीशन लेंगे, आपको सामने से कुछ भी चार्ज नहीं करना है कस्टमर्स। ठीक है। These arrangements of the bank with the BCs specify that requirement that transactions are accounted for and reflected in the bank's book by the end of the day or the next working day on the, and all the agreements and contract clearly specify that bank is responsible and not the business correspondent। समझ में आया? तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो भी बिजनेस करेस्पॉन्डेंट करेगा बैंक के बिहाफ पे, इसमें हमेशा बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। ठीक है। Hence banking company service provided to the ultimate customer and in that case BC या BF मॉडल भी होने दो, in that case also डायरेक्ट सर्विसेज जो है वो कस्टमर को कौन प्रोवाइड कर रहा है, बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉट दिस काइंड ऑफ। समझ में आया? डन। डेफिनेशन सिर्फ यहाँ पे लिखे रहते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हमको पता है क्या होता है। ठीक है। आईआरडीए के अंदर जो रजिस्टर्ड है इस इंश्योरेंस का बिजनेस जो कैरी आउट कर रही है। इंश्योर्ड का मतलब कौन, इंश्योरेंस का मतलब कौन हो सकता है? एज पर द इंश्योरेंस एक्ट इट कैन बी एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, इट कैन बी स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक एलआईसी। ठीक है। इट कैन बी एन इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट कैन बी अ फॉरेन कंपनी जो री इंश्योरेंस वगैरह कर रहा है। ठीक है। या ब्रांचेस उसके इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश्ड है विद रिस्पेक्ट टू गिविंग ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर विद दिस? इंटरमीडियरी विल बी अ ब्रोकर, डेलीगेटेड एजेंट एंड ऑल, बराबर है कि नहीं है, जो सिक्योरिटीज और शेयर्स और ट्रेड्स को और जैसे कि व्हाटएवर आपके गुड्स एंड सर्विसेज है उनको ट्रेड करवाने में हेल्प करता है एजेंट। ठीक है। रूरल एरिया मींस एरिया कंप्राइजिंग इन अ विलेज इज डिफाइंड इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, मतलब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के इसमें दिखाएंगे इन द सेंस व्हाट कितना लोकेलिटी में पॉपुलेशन है, कितना लोकेलिटी का वहां का और जैसे कि स्टेटस है एंड ऑल, वो सब देख के डेवलपमेंट कितना है क्या है उसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं। एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ म्युनिसिपल कमिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड टाउन एरिया कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड एरिया कमिटी। समझ में आया? क्योंकि ये सब तो अपने अर्बन एरियाज में है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला या म्युनिसिपैलिटी बोला तो वो सब चीजें कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, तो दैट इज टाउन वाले पार्ट में। कल्याण इज ऑल्सो व्हाट, सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेते, टाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेते, इट इज नॉट अंडर द विलेज वाले। ठीक है। एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन डिफाइंस दैट बीसी एंड बीएफ मॉडल एज एन इंटरमीडियरी अपॉइंटेड बाय द बैंकिंग कंपनी एंड इंश्योरेंस कंपनी अंडर द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। याद रखने का, ये बिजनेस करेस्पॉन्डेंट और फैसिलिटेटर जो सिर्फ बैंक और आरबीआई और बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी एंड ऑल्सो दैट ऑल्सो फॉर रूरल एरियाज, उतना ही एग्जाम्पशन के अंडर आएगा। उसके अलावा अगर ये लोग जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या अर्बन एरियाज के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो टैक्सेबिलिटी के अंदर आ जाएगा। क्लियर विद दिस? देन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे कोई भी दूसरा एंटिटी जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, लाइक यू मी वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, तो वो केस में क्या है? ओके। प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, प्योर सर्विस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई भी गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, गुड्स जो भी लगेगा वो कौन देगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड। समझ में आया? प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग दी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में लेबर प्लस मटेरियल दोनों रहता है, और अदर कंपोजिट सप्लाईज इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ द एनी ऑफ द गुड्स provided to the central government, state government, union territory or local authority, or by way of an activity in relation to any function entrusted to the panchayat under 243G and in relation to municipality under 243W। ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ इसका। ओके। इतने अपने स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए,
ऑल ओवर कल्याण, बराबर है कि नहीं। म्युनिसिपैलिटी, अपना जो यहाँ का म्युनिसिपैलिटी है, केडीएमसी का काम है कि ये सारे जो भी स्ट्रीट लाइट्स है ये अप एंड रनिंग होने चाहिए, बराबर है कि भाई कोई भी अगर लाइट खराब हो जाती है या कहीं पे भी अगर व्हाट इज कुछ इशू आ जाते हैं तो दे विल हैव टू कम एंड सर्विस दैट पर्टिकुलर थिंग। समझो कि मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स जो है ना उसको ये सब लाइट का काम वगैरह आता है, ही इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिशियन, ऐसा मान के चलते, ठीक है। उसको केडीएमसी ने अप्रोच किया, केडीएमसी ने क्या बोला, देखो सिंपल है, हमने तो स्ट्रीट लाइट्स लगा दी, बराबर है, बट इसका मेंटेनेंस करना भी पड़ता है, बराबर है कि नहीं है, टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा कहाँ का बल्ब गया है, कहाँ का चीजें गई है, कुछ अगर खराब हो गया है तो वो चीजें रिप्लेस करें, ठीक है। तो यहाँ पे केडीएमसी ने क्या बोला मिस्टर एक्स को, हम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आप क्या करो, यू हैव टू एवरी मंथ गो एंड सर्विस ऑल द स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कलेक्ट। समझ में आया, ठीक है। आपको गुड्स कुछ भी यूज नहीं करना है, अगर आपको कुछ भी लगेगा, बल्ब लगेगा या कुछ भी लगेगा ना, तो आप आओगे केडीएमसी ऑफिस से, हम देंगे आपको, आप लेके जाओ। आप सिर्फ जाके उधर चेंजेस करोगे, जो भी है उसको मेंटेनेंस का काम आप कैरी आउट करोगे। तो दिस विल बी टर्म्ड एज प्योर सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर एक्स टू केडीएमसी फॉर द वर्क व्हिच केडीएमसी इज रिक्वायर्ड टू डू फॉर द पीपल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बराबर है। तो इन दैट केस ये जो सर्विसेज मिस्टर एक्स ने प्रोवाइड किया उसके लिए मिस्टर एक्स जो भी केडीएमसी को सर्विस चार्ज देगा, वो सर्विस चार्ज उससे लेगा केडीएमसी से, उसके ऊपर जीएसटी नहीं। समझ में आया। बट वही अगर बंदा केडीएमसी के ऑफिस के अंदर का कोई अगर लाइटिंग का काम करता है, केडीएमसी का जो अपना ऑफिस है शिवाई चौक पर, समझो उधर अंदर इलेक्ट्रिक का कुछ काम हो गया या कुछ इश्यू हो गया तो वो वहां पे सर्विस देने के लिए गए, तो दैट इज नॉट समथिंग विच इज लिस्टेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड टू द पब्लिक, ये तो तुम्हारा इंटरनल काम है। तो उस केस में वो सर्विस पे जीएसटी लग जाए। समझ में आया, बिकॉज दैट वाज नॉट सम काइंड ऑफ वर्क व्हिच वाज इंटरेस्टेड टू यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तुमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्या बोला है, लोगों का भला करने के लिए, लोगों का काम करने के लिए। समझ में आया। तो अपने ऑफिस के अंदर अगर तुम काम करवाओगे तो वो चीजें टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज दैट इज नॉट द वर्क व्हिच इज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। मेंशन रहो, यस। और जो बिल्ट ऑपरेट सिस्टम रहता है वो इसमें कवर होगा। बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर में जनरली क्या होता है, बिल्ट बोला मतलब उसके अंदर मटेरियल भी आ जाता है, तो वो प्योर सर्विसेज के नेचर में नहीं है। मटेरियल गवर्नमेंट ने दिया तो फिर उसके अंदर आ सकता है, प्रोवाइडेड टोल बना के दिया, बट वो लोग जो टोल कलेक्ट करते हैं वो लोगों से ही करते हैं। बीओटी प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से नोटिफिकेशन है ना, तो उसका उस हिसाब से चलेगा। प्योर सर्विसेज के अंदर उसमें कैसे रहता है कि बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर वाले केसेस में ना जनरली मटेरियल भी उन्हीं का रहता है, इसी के लिए टोल कलेक्शन वगैरह अलाउड होता है। प्योर सर्विसेज का केस नहीं होगा, वो हमेशा कौन सा होगा, वर्क्स पॉइंट, हमेशा, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट विल नॉट बी लाइक कि तुम आओ सीमेंट लेके जाओ, तुम आओ ये लेके जाओ, इट विल बी लाइक तुम तुम्हारा यूज करो करो, उसके बाद बिल्ड करो, ऑपरेट करो, टोल्स कलेक्ट करो, आपका निकल गया, आप ट्रांसफर करके गवर्नमेंट के सिस्टम में चले। समझा, तो दिस विल बी फॉर प्योर सर्विसेज ओवरऑल। कंपोजिट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, बराबर है। अब यहाँ पे क्या आ गया, गुड्स भी आ गया, ठीक है। Composite supply of the goods and services in which the value of supply of the goods constituted should not be more than 25% of the value of the supply। मतलब मिनिमम 75% आपको सर्विस चाहिए एंड मैक्सिमम 25% कैन बी गुड्स। अब यही जगह पे समझो कि हम लोगों ने जो ये स्ट्रीट लाइट्स चेंज किया, वही सेम सर्विस जो है ना, सेम आ गया, ये भी है। दिस एक्टिविटी कैन बी प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, या तो फिर पंचायत या तो म्युनिसिपैलिटी, इनको प्रोवाइड कर। समझो कि यही स्ट्रीट लाइट का काम है, और इसमें बिल जब हमने रेज किया ना तो बल्ब भी हमने ही लगाए, जिसमें 20% जो वैल्यू ऑफ इनवॉइस है ना वो बल्ब का है, एंड 80% जो इनवॉइस है वो सर्विस का, तो भी वो क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम्पशन के लिए। बट अगर समझो यही चीज 30 और 70% हो गया तो फिर क्वालिफाई नहीं होगा, फिर वो क्या बन जाएगा, टैक्सेबल। समझ में आया, क्लियर, कवर हो सकता है, यस, बिकॉज उधर एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कुछ बोला नहीं, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली बोला, यहाँ पे उन्होंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को एक्सक्लूड नहीं किया, बट रेशियो देन यू हैव टू मेंटेन 25 और बाकी का 70, फिर वो आपको मेंटेन करके चलना। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है, फॉर वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, जो भी ये इनका काम होता है, बेसिक काम जो अपना केडीएमसी का वगैरह रहता है, ये रिलेटेड अगर आपने कोई भी व्हाट वी से म्युनिसिपल अथवा गवर्नमेंट अथॉरिटी को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड किया तो वो आपका कवर हो जाएगा। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका सीवेज वगैरह का पूरा पार्ट होता है या क्लीनिंग का जो पार्ट होता है, समझो उसके ट्रक्स आप सप्लाई कर रहे हो केडीएमसी, बराबर है, नाउ दैट इज फॉर व्हाट, सैनिटेशन कंजर्वेंसी या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा, तो वो आपको एग्जम्पशन कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। समझ में आया, तो इस तरह से वो चीजें काम।
Next, services provided by the fair price shop to the central government, state government, union territory by way of sale of food grains, kerosene, sugar, edible oil under the PDS system against a consideration in the form of commission or margin. तो ये जो अपना राशन का दुकान होता है, that is PDS, public distribution system. तो राशन के दुकान के ऊपर जो भी सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, अपने को ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, whatever they sell to us, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट इज गिविंग देम कमीशन for doing such kind of things. That commission will be exempted from GST. उसके ऊपर कोई भी GST नहीं लगेगा. समझ में आया? ये हमको जो बेच रहे हैं उसके ऊपर नहीं है, वो तो exempt है because those are grains. तो वो तो बेसिक नेसेसिटी के अंदर आ जाएगा, गुड्स एग्जेम्पशन की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा. करेक्ट है? ये किसकी बात हो रही है? कमीशन जो वो फेयर प्राइस शॉप वाले को मिल रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसकी बात. Services provided under by the central to the central government, state government, and union territory under an insurance scheme for which total premium is paid by the central government, state government, and union territory. समझ में आया? जहाँ पे टोटल प्रीमियम कौन पे कर रहा है? CGST या यूटी. समझ में आया? तो इन लोग जब प्रीमियम पे कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर सर्विस क्या हो जाएगी आपकी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी. Then services provided to the central government, state government, or union territory administration under any training program for which 75% or more of the total expenditure is borne by the state government, central government, or union territory एडमिनिस्ट्रेशन. कोई भी ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही है और वो ट्रेनिंग के पूरे खर्चे में से एटलीस्ट 75% अगर सीजीएसटी या यूटी कर रहा है, तो जो भी ट्रेनिंग के लिए चार्ज होने वाला पैसा रहेगा वो आपकी एग्जेम्पशन कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हो जाएगा. समझ में आया? It is clarified that free coaching services provided by the coaching institutions and NGOs under the central scheme of scholarship for the students with disabilities, where 75% or more of the expenditure is borne by the government by way of grant or aid is covered in salary, hence is exempt. समझ में? समझो कि अभिज्ञ क्लासेस अगर कोई ऐसा कोचिंग प्रोवाइड करता है, ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर दे विल बी, तो वो वाले कैटेगरीज भी क्वालिफाई हो जाएंगे क्या इसके लिए? यस. भले वो प्राइवेट कोचिंग है तो भी आपका आ जाएगा. समझ में आया? अंडरस्टूड? ये प्योर सर्विसेज वाला पार्ट क्लियर है? एग्जांपल देख ले सीधा. क्या दिया? सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनिंग ऑफ रोड्स, पब्लिक प्लेसेस, आर्किटेक्ट सर्विसेज, कंसल्टेंसी इंजीनियर्स, service advisory and like services provided by the business entities not involved in supply of the goods will be the rest supply of pure services. इसका तो एग्जांपल मैंने दिया आपको, जहाँ पे गुड्स कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? सर्विसेज. दे कैन बी एनी काइंड ऑफ सर्विसेज. समझा? समझो व्हाट इज एक पार्क बना है केडीएमसी, ठीक है? अब उसके लिए आर्किटेक्ट लगेगा अपने को पूरा डिजाइनिंग वाइजाइनिंग करने के लिए, तो अगर उसके लिए वो सर्विसेज दिया, दैट इज प्योर सर्विसेज, उसमें कोई भी गुड्स नहीं आता है आर्किटेक्ट वाले बंदे के लिए, तो एग्जांपल because the services are provided to KDMC with respect to the listed one. बराबर है कि नहीं है? ठीक है. A local authority awards the work of maintenance of street lights in a municipal corporation area वाला, ये जो एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर, दोनों में हमने लिया, कंपोजिट वाले में भी लिया और प्योर सप्लाई में भी लिया. ठीक है. लिस्टेड एक्टिविटीज कहाँ पे रहेंगी? 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. अब वो अपने सिलेबस में नहीं है, आप देख सकते हो अगर एग्जाम में देते. ठीक है. In view of this, it is saying clarified that if pure services and composite supplies procured by Indian Army or government authority or ministry or department, which does not perform any functions listed in 11 or 12 above, in any manner of local authority, what is it does for general public, the same are not eligible for exemption. समझ में आया? तो वो ये एंट्रीज के अंदर एग्जाम्पशन के लिए नहीं रहेंगे अगर वो इंडियन आर्मी, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री या कोई डिपार्टमेंट करता है, बिकॉज दे आर नॉट लिस्टेड अबव इन दिस लिस्ट. समझ में आया? तो वो यहाँ पे एग्जाम्पशन के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा. अब क्या हुआ? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है, ठीक है, उनके लिए एक नोटिफिकेशन आया था. उन्होंने क्या बोला? क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली. ठीक है. इशू क्या था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इज रिसीविंग सर्विसेज सच एज हाउसकीपिंग, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर फ्रॉम फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी फॉर अपकीपिंग देयर ऑफिस, उनका खुद का ऑफिस रखने की. ठीक है. द इशू व्हिच अरोज फॉर द कंसिडरेशन वाज वेदर सच सर्विसेज आर एक्सेप्ट. तो मैंने आपको पहले बोला उनका ऑफिस करना इज नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक के लिए काम करना वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. तो यहाँ पे तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला? इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू हेडक्वार्टर फॉर अपकीपिंग ऑफ द ऑफिस बिकॉज़ दीस आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ द एंटिटी. समझ में आया? तो ऑफिस का अगर काम रहेगा तो वो ये कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, बाकी का जो नॉर्मल काम रहेगा वो आपकी कैटेगरी के अंदर. समझ में आया? Milling of wheat into flour and paddy into rice for distribution by the state or the government under the PDS system are exempted from GST. ठीक है. Only and only PDS, that is public distribution system. ठीक है. मतलब जो भी आपकी व्हीट रहता है और राइस रहता है उनको डीहस्क किया जाता है, जो भी उनका शेल रहता है वो शेल के कवर में से वो ग्रेन्स को निकाला जाता है. जनरल बेसिस पे अगर आप ये देखोगे तो दिस इज अ फैक्ट्री एक्टिविटी. तो एग्रीकल्चर वाले में हमने क्या बोला है कि वो चीज एग्जेम्प्ट नहीं है, बिकॉज दैट इज द फैक्ट्री वाला प्रोड्यूस, नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस.
पैडी इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। व्हीट का जो शेल वाला पार्ट होता है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, बट उसको जब डीहस्क किया जाता है दैट इज इन फैक्ट्रीज, तो वो नहीं आता एग्रीकल्चर। बट हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जितना भी मिलिंग होगा ये वाले पार्ट का, वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, ओनली एंड ओनली दैट। समझा? तो व्हीट एंड राइस इफ दे आर डन फॉर गोइंग फॉर मिलिंग इनटू पैडी एंड व्हाट इज अपना जो पार्ट है राइस और व्हीट के अंदर बाहर आ रहा है, तो वो अगर पीडीएस सिस्टम के लिए दैट इज राशन के लिए है तो एग्जेम्प्ट, जनरल कैटेगरी के लिए है तो टैक्स। कौन सा? ये वाला पार्ट इसमें आ रहा है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, इफ इट डज नॉट एक्सीड, ये कंपोजिट सप्लाई के केस में वो लोग इस केस में लेके जा रहे हैं उसको। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप इसको लेके जाओ एग्जाम्पशन कैटेगरी में, प्रोवाइडेड जो भी आप लोगों का सर्विस है वो 25% होना चाहिए, सॉरी आपका गुड्स जो है वो 25% होना चाहिए, और जो आपका सर्विसेज है वो मैक्सिमम 75% होना चाहिए। अब जब मिलिंग का काम कैरी आउट होगा, ग्रेन्स और ये सब तो किसके होंगे, फार्मर के। मिलिंग जो कैरी आउट होगा वो तो सिर्फ सर्विसेज ही होगा, तो जनरली वो किसमें कैरी आउट होता है, सर्विसेज के अंदर ही कैरी आउट, तो वो एग्जाम्पशन कैटेगरी के लिए क्वालिफाई जनरली कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इसी के लिए वो लोग बोल रहे हैं distribution of such wheat flour under the public distribution system is eligible for exemption under 93A, that is ऊपर वाला एक, क्योंकि वो पीडीएस के अंदर आ जाए। Provided value of the goods supplied in such composite supply, goods used for fortification, packing material वगैरह जो है that does not exceed 25%। तो क्या हो जाएगा, देखो राइस जो है वो पैडी से निकले, तो ये वाला पार्ट, इसमें तो जनरली सर्विसेज ही है, सिर्फ इसको गोनी में भरना है, ये सब चीजें करना, उसके लिए मटेरियल यूज होगा, तो दैट विल बी ऑलमोस्ट लेस देन 25%, तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। व्हीट जो है उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर, दैट इज उसको पीसना, ये भी आपका कवर हो जाएगा अगर ये दोनों सर्विसेज का मैक्सिमम गुड्स जो है वो गुड्स कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 25%। समझ में आया? क्योंकि वो जो है दैट इज फॉर कमीशन पेड टू पीडीएस होल्डर, जो पीडीएस का दुकान चल, उसके अंदर वो चीजें बेच रहा है उसके रिलेटेड नहीं। यही तो मैंने तभी क्लियर किया ना, पीडीएस सिस्टम का जो उन्होंने यहाँ पे बात किया दैट वाज व्हाट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू कमीशन और मार्जिन। जो वो पीडीएस वाला बंदा है, समझ तेरे पास राशन का दुकान, तू अगर लोगों को बेचती है राशन, तो इन दैट केस गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू द कमीशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर यू आर सेलिंग, वो कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं। समझा? अब उस केस में जनरली जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में राइस पैडी जो है वो राइस में कन्वर्ट होता है और व्हीट जो है वो फ्लोर में कन्वर्ट होता है, तो दैट इज अ फैक्ट्री एक्टिविटी, तो वो तो एग्रीकल्चरल वाले में भी कवर नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट होता ही। तो उन्होंने क्या बोला, हम इसको कवर करवाते हैं कौन से, एंट्री 3A के अंदर। एंट्री 3A के अंदर मतलब कौन सा वाला एंट्री, ये वाला एंट्री, बिकॉज पीडीएस सिस्टम इज ऑल्सो अंडर गवर्नमेंट ओनली ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही तो ये चीजें करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है ना, हम उसको ये एंट्री में डाल देंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट फिर आपको ये 25% का क्राइटेरिया क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेंटेन करना। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड कंपोजिट सप्लाईज बाय वे ऑफ हॉर्टिकल्चर और हॉर्टिकल्चर वर्क्स where the value of the goods constitute not more than 25% of the total made by CPWD, that is आप लोगों का PWD is Public Works Department, Central Public Works Department। समझ में आया? आर exempt फ्रॉम जीएसटी। अगर ये वाला पार्ट क्या होगा आप लोगों का, पब्लिक पार्क्स जो है वो आपने मेंटेन किया, या हॉर्टिकल्चर का एक्टिविटी दैट इज नथिंग बट व्हाट, वीट्स एंड व्हाट इज आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर, इज हॉर्टिकल्चर। तो अगर आप वो सब ग्रो कर रहे हो बट उसमें गुड्स का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, 25%, तो वो भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, इट इज क्लैरिफाइड दैट supply of pure services and composite supplies by way of horticulture works to central public works department where supply अगर goods का होता है तो 25% से कम होना चाहिए। अगर प्योर सर्विसेज है तो डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर कंपोजिट सप्लाई रहेगा तो गुड्स कितना होना चाहिए, अप टू 25%। समझ में आया? नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड एलिजिबल फॉर द एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी अवेलेबल टू एनी अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी। DMFTs working for the interest in the benefit of the persons and the areas affected by mine related operations। तो ये लोग क्या करते हैं, जितने भी माइन के वर्कर्स वगैरह होते हैं उनको पब्लिक व्हाट से पानी वानी देना, उनको खाने के लिए देना, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना, वो सब चीजों का काम वो लोग करते हैं। ठीक है, सप्लाई ऑफ मेडिसिनल इक्विपमेंट है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये सब चीजें वो लोग प्रोवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू माइन वर्कर्स, माइन के वर्कर्स के। These activities are similar to the activities that are enlisted in the 11th and 12th schedule of the Constitution. The ultimate users of the various schemes are individuals, families, women and children जो वहां पे काम करते हैं।
बराबर है। तो उन्होंने क्या बोला, इट इज क्लैरिफाइड दैट डीएमएफटी सर्विसेज सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड thus एलिजिबल फॉर द एग्जेम्पशन एज अवेलेबल टू एनी अदर गवर्नमेंट। समझ में आया? तो ये जो माइंड वर्कर्स के लिए वो लोग एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे एग्जेम्पशन आपको प्रोवाइड कर। क्लियर विद दिस? ठीक है। एक बार ये दोनों लिस्ट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, बिजनेस फैसिलिटेटर, करेस्पॉन्डेंट एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, ये दोनों पॉइंट एक बार चेक कर लो फिर आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट इज लीजिंग सर्विसेज। अब ये लीजिंग सर्विसेज में क्या है यहाँ पे, हाँ भाई, हाँ तो वो स्कॉलरशिप सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करो, उसका जो एक्सपेंडिचर होगा उसका, यस, फीस का बात नहीं करे ना, ये फीस सबको स्कॉलरशिप है तो फीस उन्होंने चार्ज ही नहीं किया, तो फीस का 75% तो वो जितना भी सर्विस रहेगा उसका ही होगा ना, जितना भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करो। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, कहाँ गया तुम्हारा वो पार्ट, अभी यहाँ पे देखो, सेंट्रल स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट बाय 75% और मोर ऑफ द एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय। तो एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पे देखो, द सर्कुलर वाज इशूड विद रिस्पेक्ट टू प्रायर अमेंडमेंट एंट्री वेयर एग्जम्पशन वाज अवेलेबल वेयर टोटल एक्सपेंडिचर अंडर द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी उन्होंने 75%, तो टोटल एक्सपेंडिचर जितना भी गवर्नमेंट बोर्न कर रहा है उसके बारे में बात। तो समझो कि अगर टोटल 1 लाख का फीस है, उसमें से गवर्नमेंट बोर्न कर रहा है 70,000 रुपीज, तो ये 70,000 का 25-75 का स्प्लिट। 70,000 expenditure. 70,000 is the expenditure which is borne by CG. 1 lakh is the total expenditure of that particular training, जिसमें से 30,000 समझ ले कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने स्टूडेंट से चार्ज किया और बोला 70,000 रुपए का तुम्हारा गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप आ जाएगा, आपको सिर्फ 1 लाख के बदले कितना पे करना है, 30,000। तो गवर्नमेंट कितना बोन कर रहा है, 70,000। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का कितना हुआ, 70,000, उसमें 75-25 चाहिए। Total expenditure का 75, where the total expenditure under the training program was borne by the central government, state government, union territory। तो अभी उन्होंने क्या बोला है, 75% or more of the total expenditure under the training program is borne by the central government, state government, union territory administration। तो what total expenditure has been substituted with 75% or the more of the total expenditure in the above pertaining circular। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे, entry 72 has been subsequently amended and now exemption is available even when 75% or the more of the total expenditure under the training program is borne by the central government, state government, union territory administration। तो इस केस में फिर हो जाएगा कि यहाँ पे जब टोटल एक्सपेंडिचर है तो फिर वो इस तरह से ले लेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर का अगर 75% तक का एक्सपेंडिचर अगर किसने लिया है, CGSGUT ने लिया हुआ है, तो वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा इस केस में। समझ में आया? ये मैंने फीस का लिया तो फीस में तो प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होगा। कौन सा? हाँ, तो ऑब्वियस है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो लोग थोड़ी व्हाट इसे की ये करें, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट का बात होगा, टोटल एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। जो भी ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है ना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन वेयर अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% ऑफ द मोर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम लोग फीस की बात नहीं कर रहे हैं ना, इसके सामने जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसकी बात, प्रॉफिट को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। एक्सपेंडिचर जो है उसमें से अगर 75% बोन हो रहा है बाय द CGSGUTLA तो वो कवर एक्सपेंडिचर का। अप टू 25% ऑफ एक्सपेंडिचर कैन बी बोन बाय द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, या तो वो पास ऑन भी किया जा सकता है टू द कंज्यूमर्स, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चल नेक्स्ट आता है आपका लीजिंग सर्विसेज। अब लीजिंग सर्विसेज में क्या बोला है, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट है, समझ लो। Upfront amount called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name payable in respect of any service by way of granting of long-term lease of 30 years or more। मतलब 30 साल या उससे ज्यादा का लीज पीरियड है, ठीक है। Of industrial plots or plot for development of infrastructure for financial business provided by the state government, industrial development corporations or undertaking
or any entity having 20% or more ownership of the central government, state government, union territory to the industrial units or developers in the industrial and financial business area. समझ में? मतलब सिंपल बोलूं तो स्टेट गवर्नमेंट या ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उनका एटलीस्ट 20% और मोर ओनरशिप होना चाहिए, या तो ये खर्चा वो लोग बेयर करना चाहिए, बराबर है। ये लोगों व्हाट इज कि ये लोगों के लिए अगर अपफ्रंट प्रीमियम पेमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे, तो इन दैट केस दैट बिकम्स अंडर द एग्जाम कैटेगरी प्रोवाइडेड यू फुलफिल द बिलो कंडीशंस। अब यहाँ पे क्या है, समझो कि इंडस्ट्रियल प्लॉट था बहुत बड़ा, समझ ले कि ये अपना जो सुभाष मैदान है वो बड़ा बड़ा प्लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है। समझो कि वो इंडस्ट्रियल प्लॉट के अंदर आ रहा है, ठीक है। नाउ दैट इज ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या जो भी अपना गवर्नमेंट है, तो वही लैंड है, ठीक है, बिकॉज दैट इज एन ओपन लैंड। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट का लैंड। यहाँ पे समझो कि एक बड़ा इंडस्ट्री बनाना है, बड़ा कुछ इंडस्ट्रियल पार्क बनाना है, तो हमने एक डेवलपर को या एक जो भी वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको हम लोगों ने बोला कि आप ये प्रोजेक्ट जो है वो ले सकते हो, इसके लिए आपको एक ये लैंड हम लोग लीज पे दे देंगे, 30 years और मोर के लीज पे दे देंगे, तो उसको बोलेंगे मेजर पीरियड ऑफ द लीज, बराबर है। तो इन दैट केस इस लीज के लिए दैट कंस्ट्रक्शन कंपनी हैज टू गिव एन अपफ्रंट अमाउंट, वो अपफ्रंट अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर आप यहाँ के कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हो तो। समझ में आया? ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए या तो वो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ही होना चाहिए, या तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है तो उनका होना चाहिए, या तो अंडरटेकिंग बाय अदर एंटिटी जहां पे 20% और मोर ओनरशिप, वो अंडरटेकिंग के अंदर किसका होना चाहिए, सीजीएसटी यूटी। समझ में? तो प्रॉपर्टी सिंपल बोलूं तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऐसा मान के चलो। क्लियर विद दिस? ठीक है। अपफ्रंट प्रीमियम अगर इंस्टॉलमेंट में भी आपने पे किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कवर हो जाएगा बिकॉज डिसाइडेड अपफ्रंट होना चाहिए। समझो अब 3 करोड़ या 30 करोड़ का प्रीमियम पे करे तो इन दैट केस 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ करके करोगे तो भी चलेगा, बट दैट 30 करोड़ शुड बी डिसाइडेड इन एन अपफ्रंट, पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। अब इसमें लोकेशन प्रेफरेंस चार्जेस भी होता है। लोकेशन प्रेफरेंस मतलब अरे सर वो सुभाष मैदान वाला प्रॉपर्टी मत दो, शिवाजी चौक पे एक प्रॉपर्टी है वो दो, बिकॉज वो कैसे लोकेशन के हिसाब से वो प्रेफरेबल वाला लोकेशन, तो लोकेशन के लिए प्रेफरेंस के हिसाब से अलग से ज्यादा चार्जेस पे करना पड़ता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर व्हाट से कि समझो काला तालाब के सामने कोई बिल्डिंग है और काला तालाब फेसिंग अगर व्यू चाहिए तो ज्यादा प्रीमियम लगेगा, पैसा ज्यादा लगेगा, अगर पीछे वाला चाहिए तो फिर कम पैसा लगेगा, करेक्ट है। तो दैट इज लोकेशन चार्जेस, जो भी आपको व्यू चाहिए उसके हिसाब से। तो वो चार्जेस भी अगर आप पे करते हो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज की पार्ट, तो वो भी आपके अपफ्रंट अमाउंट के अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगे और वो भी एग्जाम्पशन कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर जाए, ठीक है, प्रोवाइडेड आप कंडीशंस को फुलफिल। क्लियर विद दिस? ठीक है। तो एक तो उन्होंने बोल दिया इट इज क्लैरिफाइड दैट लोकेशन चार्जेस और प्रेफरेंशियल चार्जेस आर पेड अपफ्रंट इन एडिशन टू द लीज प्रीमियम विल आल्सो एलिजिबल फॉर द सेम टैक्स पीरियड, ठीक है। तो ये पार्ट तो अपना खत्म हो गया। कंडीशंस क्या क्या है? पहला लीज प्लॉट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ व्हिच दे आर अलॉटेड, दैट इज फॉर इंडस्ट्रियल या फाइनेंशियल एक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया, यही पर्पस के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न शैल मॉनिटर एंड एनफोर्स द अबव कंडीशन एज पर द ऑर्डर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर करते रहेगा। In case of any violation or subsequent change of the land use due to any reason whatsoever, original lessor, original lessee, as well as subsequent lessor, subsequent buyer, जो भी रहेगा वो प्रॉपर्टी का, they shall be jointly and severally liable for the GST to be charged on this particular with along with applicable interest and penalty. समझो प्रोजेक्ट मैंने लिया था, बाद में प्रोजेक्ट मैंने तेको दे दिया, तो तू कौन हो गई? सब लेसी हो गई, तो इन दैट केस तू भी रिस्पांसिबल, मैं भी रिस्पांसिबल, हम दोनों रिस्पांसिबल बन जाएंगे फॉर दैट पर्टिकुलर जीएसटी पेबल, बिकॉज अभी आपने कंडीशंस ब्रीच कर दी, ठीक है। लीज एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द ओरिजिनल लेसर विद द ओरिजिनल लेसी और सब्सिक्वेंट लेसी और सब लेसी or any subsequent lease agreement for sale of such plots and subsequent lessees or buyers or owners shall incorporate in the terms and condition the fact that central tax will be exempted on the long term lease plots by the original lessor to the original lessee subject to the above condition। तो जब भी आगे के एग्रीमेंट्स बनेंगे तो उसके अंदर ये ऊपर वाले कंडीशंस आपको मेंशन करने पड़ेंगे, सो दैट आगे वाले पर्सन को भी बताए कि ये कंडीशंस, अगर आप इनको ब्रीच करोगे तो आपका जीएसटी क्या बन जाएगा? एप्लीकेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा ऑन द अपफ्रंट अमाउंट। क्लियर विद दिस? सब करेंगे हाँ। तो उसमें जीएसटी एग्जाम्प्ट कौन सा वाला? गवर्नमेंट ने हाँ मतलब वो जो प्लॉट पहले मुझे दिया था बराबर है, और मैंने आपको दे दिया, करेक्ट है, तो मैं जो गवर्नमेंट को पे करूंगी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, करेक्ट है, ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये भी, क्योंकि वो उसी नेचर के अंदर आ रहा है ना, एट द एंड ऑफ द डे दैट मनी इज गोइंग टू गवर्नमेंट ओनली। इसी के लिए उन्होंने बोला है कि फिर देन सब लेसी विल आल्सो बिकम रिस्पांसिबल फॉर द जीएसटी पेमेंट ना, अगर कुछ पेमेंट होता है तो आप भी रिस्पांसिबल हो जाओ, इस तरह से। समझा? एक बार चेक कर लो, फिर ये वाला भी देख ले पूरा यहाँ से। हाँ यहाँ से, हाँ एक बार चेक कर ले, फिर हम लोग जाएंगे लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज।
नेक्स्ट आता है आपका लीगल सर्विसेज, ठीक है। अब लीगल सर्विसेज लॉयर वाले सर्विसेज है, ठीक है। चलो, इसके कुछ कुछ पार्ट आरसीएम के अंदर भी है और कुछ कुछ पार्ट जो है वो एग्जामिशन के अंडर भी है, तो हम लोग वही देख रहे हैं यहाँ पे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी, या तो फिर अ बिजनेस एंटिटी विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट व्हिच मेकिंग इट नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो मतलब सिंपल है अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी, इनको अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो दैट विल बी एक्सेप्ट। सिंपल है, अगर मेरा इंडिविजुअल लेवल पे अगर कुछ झगड़ा होता है और मैं जाती हूँ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास और बोल दूं कि सर मेरा प्लीज झगड़ा ये सॉर्ट आउट करके दे दो, तो वो जो भी चार्जेस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मेरे से लेगा ये खत्म करने के लिए, दैट विल नॉट बी चार्जेबल टू जीएसटी। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, a partnership firm of advocate or an individual as an advocate other than a senior advocate by way of legal services, तो senior advocate को निकाल दो। इसके अलावा क्या क्या आ जाएगा? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट आ जाएगा, ठीक है, एंड इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट जो खुद प्रैक्टिस कर, ठीक है। ये लोग अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू अनदर एडवोकेट और अनदर पार्टनरशिप फॉर्म, दूसरे एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड किया या दूसरे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है। बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड किया जो रजिस्टर्ड नहीं है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, और ये लोगों को अगर सर्विस प्रोवाइड किया है तो इन दैट केस इट विल बिकम एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी, मतलब इंडिविजुअल भी इधर कवर हो गया। ये सब लोगों को अगर पार्टनरशिप फॉर्म या इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड करता है एज एन एडवोकेट, वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशन कैटेगरी के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर विद दिस? ठीक है। सीनियर एडवोकेट किस किस के लिए? a person other than business entity, a business entity with aggregate turnover which is in the exemption limit, and central government, state government, union territory। मतलब अगर सीनियर एडवोकेट कोई दूसरे इंडिविजुअल एडवोकेट या इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म को अगर सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो टैक्सेबल हो जाए। समझ में आया? क्योंकि वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। पार्टनरशिप फर्म अगर कोई एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करता है या कोई इंडिविजुअल को सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो तो एग्जाम्पशन के अंदर आ गया, बट वहीं पे सीनियर एडवोकेट अगर इनको सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो कोई भी दोनों ऊपर में से कोई भी एग्जाम्पशन कैटेगरी में फॉल नहीं हुआ तो वो क्या बन जाएगा? टैक्स। ठीक है। जहां जहां पे भी आपका ये टैक्सेबिलिटी आएगा, जहां जहां पे भी आपका ये टैक्सेबिलिटी आएगा तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबिलिटी किस बेसिस पे आएगा? आरसीएम बेसिस पे। समझ में आया? क्योंकि बिजनेस, जब एडवोकेट बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करता है या जो भी रजिस्टर्ड एंटिटीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो किस में आता है? आरसीएम बेसिस पे आता है, तो वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल आपका हो जाएगा। समझ में आया? अगर कोई आज एडवोकेट के से कोई सर्विसेज लेने जाती है तो वो सब जीएसटी के एम्बिट में नहीं आता, बिकॉज दैट इज अंडर द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। अंडरस्टूड? ठीक है। एनालिसिस भी वही दिया हुआ है। लीगल सर्विसेज मतलब कोई भी लॉ रिलेटेड सर्विसेज होगा तो उसको लीगल सर्विसेज के अंदर कैटेगराइज कर देंगे। एडवोकेट मतलब अपने को पता है एडवोकेट्स एक्ट के अंदर, ठीक है। आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल इज अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो रजिस्टर्ड होते हैं आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल के पैनल में, ठीक है। आर्बिट्रेशन एक्ट एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड होते हैं एज एन आर्बिट्रेटर। सीनियर एडवोकेट मतलब दिस इज नथिंग बट अ डेजिग्नेटेड पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट ऑनर करता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो ये डेजिग्नेशन देता है एज ए सीनियर एडवोकेट। ये कोई व्हाट वी से की डिग्री नहीं, डिग्री तो एलएलबी और वही रहेगी, लॉ की डिग्री रहेगी, बट उनको एक एज अ जेस्चर वो प्रोवाइड होता है कि आप एक सीनियर एडवोकेट, बेस्ड ऑन देयर वर्क, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस और वो सब चीजों के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये पर्टिकुलर डेजिग्नेशन प्रोवाइड। समझ में आया? एडवोकेट मतलब वो एलएलबी का जो वो वैसे ही है। यस, वो एडवोकेट किसको बनेंगे? जो बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड रहेगा। यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड विद आईसीए। अगर आप बार एसोसिएशन, बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हो तो ही आप एक लॉयर हो ना, एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस कर सकते। अभी सीए भी वो ट्रिब्यूनल पे हो जाते हैं ना प्रेजेंटेशन, तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का इसी के लिए पॉइंट अलग रखा है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का तो पॉइंट अलग ही है, उसके अंदर कोई भी पर्सन हो सकता है। एनी पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर विल बी कवर्ड हियर। दैट कैन बी अ लॉयर, दैट कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी, दैट कैन बी अ सीए, वो कोई भी हो सकता है। और लीगल सर्विसेज के लिए अलग पॉइंट दिए हुए हैं। समझा? डन। ये जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा वापस उन लोगों ने यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में अपने को दे दिया, ठीक है। Pyarelal and company has obtained registration under the GST in preceding financial year as its aggregate turnover exceeded the threshold exemption limit. In the current financial year, it has sought legal consultancy services for its business from Nyaya Advocates or Partnership Firm Advocate. टैक्सेबल हो जाएगा और कौन से बेसिस पे होगा? आरसीएम बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय
National Sports Federation or its affiliated federations where the participating team or individual team represent any district, state, zone या तो फिर country representation इनके लेवल पे होना चाहिए, ठीक है. By Association of Indian Universities, Inter University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for Deaf, Paralympic Committee और Special Olympics भारत, ये सब लोगों के अंडर अगर कोई भी स्पोर्ट्स कैरी आउट होता है उसके लिए जो भी स्पॉन्सरशिप आप दोगे वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर. समझ में आया. बाय सेंट्रल या सिविल सर्विसेज कल्चरल स्पोर्ट्स बोर्ड अगर ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो. अ पार्ट ऑफ नेशनल गेम्स बाय द इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन अंडर अ पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान स्कीम, इनके अंडर भी अगर कोई होता है. और अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती हूँ, मतलब मैं बोलती हूँ वहां पे कि अभिज्ञ क्लासेस का एक बैनर वहां पे लगवा दो, ठीक है, उसके लिए मैं अगर उनको पेमेंट करती हूँ कुछ भी, तो इन दैट केस दैट विल बी अंडर द एग्जेम्पशन वाला पार्ट, अगर ये वाले लोग वो स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो. समझ में आया. दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स इवेंट, तो स्टेडियम रहेगा. स्टेडियम के अंदर मैंने उनको बोला मेरा यहाँ पे नाम आना चाहिए, मेरे बिजनेस का यहाँ पे नाम आना चाहिए, इसके लिए मैं ये स्पोर्ट्स वाले फेडरेशन को पैसा दूंगी. स्पॉन्सरशिप दे रही हूँ ना. आवर स्पॉन्सर टाटा आईपीएल, टाटा इज अ स्पॉन्सर, बराबर है. तो वैसे तो इस जगह पे जो मेरा बोर्ड लगेगा उसके लिए मैं जो पैसा दूंगी वो एग्जाम्पशन कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, प्रोवाइडेड जो ये स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हुआ है वो ये लोगों ने किया, ऑर्गेनाइज पर. समझ में आया. Central Civil Services Cultural and Sports Board has organized a cricket tournament for promotion of sports and cultural amongst the central government employees. Reliable Industries sponsored the said cricket tournament in the given case by way of sponsorship of sporting events. तो ये listed है ना बोर्ड अपना, तो ये क्या हो जाएगा exempted services की कैटेगरी के अंदर. टाटा आईपीएल नहीं है, टाटा आईपीएल इधर लिस्टेड थोड़ी है. अगर वो लिस्टेड होगा तो ये आएगा ना. तो बीसीसीआई थोड़ी लिस्टेड. प्रोवाइड टू इवेंट ऑर्गेनाइज करने वही कर रहा है ना. अभी मैंने कंसिडरेशन किया कि मुझे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दो, तो प्रोविजन तो ये है कि कर लेना. हाँ, services provided by these institutions to the companies. टाटा को सर्विस दे रहे हैं तो टाटा यहाँ पे पेमेंट करेगा ना, तो वही तो. हाँ, एग्जाम कैसे होगा, बीसीसीआई थोड़ी लिस्टेड है इधर. समझा. स्पोर्ट्स फेडरेशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होना चाहिए, ऐसा स्पोर्ट्स फेडरेशन होना चाहिए ना जो करे. समझा, वैसा बोल. अंडरस्टूड. स्किल डेवलपमेंट, any services provided by National Skills Development Corporation set up by the Government of India, National Council for Vocational Courses and Training, awarding body recognized by the National Council for Vocational Education and Training, assessment agency recognized by the National Council. देखो अब ये सारे अवार्डिंग बॉडी हो गया, असेसमेंट एजेंसी हो गया, ट्रेनिंग बॉडी हो गया, ये तीनों किसके हैं, वोकेशनल नेशनल काउंसिल के. ये बराबर है. ये बॉडी क्या करेगा, सर्टिफिकेट्स अवार्ड करेगा. ये क्या करेगा, एग्जाम्स कंडक्ट करेगा. ये क्या करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड. अंडरस्टूड, ठीक है. Then, a training approved by the National Skill Development Corporation in relation to National Skill Development Program under any of the scheme. इसमें भागवती से अपना ये कौशल्य विकास योजना जो है गवर्नमेंट का वो आ जाता है, ठीक है. A vocational course or skill development course under the National Skill Certification or Monetary Reward Scheme या National Skill Qualification Framework aligned with the qualification of skill. मतलब छोटे मोटे स्किल्स सिखाने के लिए लोगों को, ताकि वो लोग बेसिक सर्विसेज कर सके. इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा दिया, प्लम्बिंग का काम सिखा दिया, जिम ट्रेनर का काम सिखा दिया, पेंटर का काम सिखा दिया. ये बेसिक चीजें आप सिखा दो उनको, दैट इज डेवलपिंग देयर स्किल्स सो दैट दे कैन गेट वर्क एंड दे कैन अर्न देयर लाइफ. बराबर है. तो अगर ये वाले गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर आप ये सर्विसेज को प्रोवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन कैटेगरी के अंदर फॉल हो जाएगा. समझ में आया. Services of assessing bodies empaneled centrally by Directorate General of Training, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship by way of assessment under the skill development. मतलब नथिंग बट टेस्ट जो कंडक्ट होते हैं. असेसमेंट करना मतलब टेस्ट होना ना, ठीक है. Services provided by the training providers, project implementation agencies under the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana, implemented by the Ministry of Rural Development and Corporation by way of offering vocational courses and training courses certified by the National Council for Vocational Training. सिंपल है. ये अपने जो नेशनल काउंसिल्स है, स्टेट काउंसिल्स है, वही चीजें यहाँ पे आपकी कवर जाएगी स्किल्स में, ठीक है. ये तीनों पॉइंट्स कवर कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. लीगल सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एंड स्किल सेट सर्विसेज. एक बार चेक कर लो फिर आगे. ओके, चलो
नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ओके, स्किल डेवलपमेंट वाला पार्ट अपना हो गया है। नेक्स्ट इज राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स हो गया या फिर व्हाट इज है कि अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह जो भी हो गया वो हम लोग देखेंगे। कौन सा बाकी है? अच्छा, आर्टिस्ट वाला बाकी है, हाँ। परफॉर्मेंस ऑफ आर्टिस्ट। ठीक है, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन अ फोक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, डांस एंड थिएटर। याद रखने का, सिर्फ फोक या क्लासिकल फॉर्म ही बोला है, मतलब इंडियन क्लासिकल, इंडियन फोक, नॉट वेस्टर्न क्लासिकल, वेस्टर्न फोक वगैरह नहीं है। ठीक है, इसके अंदर इफ द कंसिडरेशन चार्ज फॉर सच परफॉर्मेंस इज नॉट मोर देन ₹1,50,000 पर इवेंट। समझ में आया? पर इवेंट का जो भी रहेगा तो ₹1,50,000 का आपका चार्जिंग होना चाहिए, तो कवर होगा, अदरवाइज नहीं। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल वो एक आर्टिस्ट है, वो सितार बजाता है। ठीक है, अभी वो अगर कोई कॉन्सर्ट करने के लिए जा रहा है, क्लासिकल, जैसे सितार इज अ क्लासिकल आर्ट, तो इन दैट केस अगर वो चार्जेस 1,50,000 के कम नीचे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू वॉट एवर दे आर चार्जिंग टू द इवेंट कंपनी, तो वो क्वालिफिकेशन आ जाएगा एग्जामिशन के लिए। उसके ऊपर जाएगा तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या बन जाएगा? टैक्सेबल। समझ में आया? Activities by performing artists in the folk and classical art form or theater are exempt if the consideration does not exceed. However, if the consideration activities exceed entire amount will be subjected to GST. समझ में आया? 1.5 लाख के ऊपर गया तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा? GST के ऊपर चला जाएगा। All other activities by the artist in other form, that is western music हो गया, डांस फॉर्म, मॉडर्न थिएटर्स, परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स इन फिल्म्स एंड टेलीविजन सीरियल्स वगैरह, वो सब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक्टिविटीज ऑफ आर्टिस्ट इन स्टिल आर्ट फॉर्म, दैट इज पेंटिंग, स्कल्पचर्स, मार्केटिंग, व्हाट इज मेकिंग वगैरह, क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? कोचिंग सर्विसेज आर्टिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। टैक्सेबल, ये इवेंट के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस इन इवेंट, फोक एंड व्हाट इज ये इवेंट्स के लिए आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो है। पर कोचिंग में दे रहे तो कहीं ना कहीं तो परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। दैट इज फॉर बेसिकली परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। when do you say a performance? when it is in front of audience, it is an event, तो कोचिंग में नहीं। एंड फिर अगर उस केस में 1,50,000 से एक्सीड किया तो जो इंडिविजुअल सेलिंग किया आर्टिस्ट उनको रजिस्ट्रेशन करना देना पड़ेगा। कौन सा? हाँ, रजिस्ट्रेशन लेके टैक्सेबल बन जाएगा। इन दैट केस देन अभी वो ऑब्वियस है ना कि इसके ऊपर जाएगा, तो अगर तेरा टर्नओवर 20 लाख के अंदर है तो यू आर एग्जेम्प्ट, तो इन दैट केस नहीं लगेगा। 20 लाख के ऊपर जाएगा तो तुम टैक्सेबल बन जाओगे, फिर लग जाएगा आपका। रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक तो एग्जेम्प्ट ही है ना। तो इतने सारे आर्टिस्ट जो होते हैं कोई रजिस्ट्रेशन मैंने तो नहीं देखा है कि कोई लेता है। तो तेरे को बताएंगे कि वो लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया है? मतलब ऐसा नहीं चलता ना। तो कैसे पता चलेगा? उनका बिल में रहेगा ना। वो लोग इनवॉइस कैसे इंडिविजुअल तो इनवॉइस कैसे क्यों नहीं रेज करेंगे? दे हैव देयर इनवॉइसेस, दे रेज देयर इनवॉइसेस, उनका पूरा टीम होता है, दे रेज एवरीथिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके पास। डिपेंड करता है ना, सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हो या प्रोफेशनल फीस बेसिस पे काम कर रहे हो। अभी टीवी सीरियल्स के जो एक्टर्स होते हैं, they can work on salary basis also and they can work on professional fees also. If they are working on professional fees, they will come in this particular para जहाँ पे taxable बन जाएगा, फिल्म आर्टिस्ट वाला पार्ट जो हमने बोला। बट अगर वो एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ जाएगा, तो एग्जिबिशन कैटेगरी में जाएगा, शेड्यूल 3 एक्टिविटी। समझा? ब्रांड एम्बेसडर हमेशा, अगर कोई क्लासिकल आर्ट फॉर्म वाला बंदा भी है लेकिन अगर वो ब्रांड एम्बेसडर के नाम पे काम कर रहा है तो वो क्या बन जाता है? फुल्ली टैक्स। समझ में आया? वो तो आता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, सर्विसेज बाय ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका एग्जामिशन कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। जू मतलब जहाँ पे स्टेशनरी या मोबाइल है, कैप्टिव एनिमल्स रखा जाता है। ठीक है, सर्विसेज बाय ऑफ एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। समझ में? जो केव्स होते हैं या जो बड़े बड़े महल वगैरह होते हैं जो ये पर्टिकुलर एक्ट के अंदर डेजिग्नेटेड है, वहां पे एंट्री फीस जो होता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस, डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा, बैले, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी अदर स्पोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट। रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, प्लानिटेरियम भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, बट पर पर्सन चार्जेस ये जगह पे 500 रुपीज से कम होना चाहिए। समझ में? 500 रुपीज के ऊपर गया तो एंटायर अमाउंट विल बिकम टैक्सेबल। अंडरस्टूड? रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, पार्ट एंड बाय द पार्टिसिपेटिंग टीम या इंडिविजुअल टीम जो है वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या जोन या कंट्री की तरह होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ ये सिविल सर्विसेज, नेशनल गेम्स, पंचायती युवा क्रीड़ा, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना स्पोर्ट्स वाले केस में, वही लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी कौन होगा? ओलंपिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी, नेशनल यूथ अफेयर्स वाला पार्ट, नेशनल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ बॉडी हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, इवेंट जो है वो इवेंट इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ होना चाहिए और रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ये लोग। डन? ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डन?
Services by an unincorporated body or non-profit organization. Services by unincorporated body or an NPO registered under any law for the time being in force to its own members by way of reimbursement of charges or share of contribution as a trade union for the provision of services of carrying out any activity which is exempt from the levy of GST. कोई भी एक्टिविटी जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है based on other provisions. तो अगर उसका क्या होता है यहाँ पे ओन मेंबर्स को अगर वो देता है और उसका रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस होता है तो वो आपका टैक्सेबल नहीं बनेगा। समझो कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक एनजीओ बनाया, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, जो भी खर्चा एक्चुअल में हो उसी का रीइंबर्समेंट सिर्फ किया हुआ है, तो इन दैट केस इट विल नॉट बी लायबल टू जीएसटी। अंडरस्टूड? एंड अप टू 7,500 per month per member for sourcing of the goods or services from a third person for common use of the members for residential complex। मतलब ये क्या हो गया, अपने बिल्डिंग का मेंटेनेंस, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। अगर आपका मेंटेनेंस 7,500 पर मंथ से कम है तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा, 7,500 पर मंथ से ज्यादा का मेंटेनेंस रहेगा तो जीएसटी लग जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो वो बेसिस पे अपने को देखना रहेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और एनपीओ are registered under any law for the time being in force engaged in activities relating to welfare of industrially agricultural labor or farmers। बराबर है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल लेबर्स फार्मर्स के लिए क्या है, या प्रमोटिंग ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर आर्ट साइंस लिटरेचर कल्चर स्पोर्ट्स एजुकेशन सोशल वेलफेयर चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट्स टू इट्स ओन मेंबर्स, जहाँ पे आपका मेंबरशिप जो है वो कितना होना चाहिए, अप टू 1,000 रुपीज पर ईयर। उससे ज्यादा होगा तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल बन जाएगा। समझ में आया? तो ये बेसिक वाले एकदम हो गए। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने को पता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, देन आपका पार्किंग स्पेसेस यूज कर सकते हैं, वॉचमैन सर्विसेज हम लोग लेते हैं, ये सब चीजें आती है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ आरडब्ल्यू प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स अबाउट द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर 20 लाख के ऊपर का टर्नओवर चला गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाउएवर रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब ये नहीं कि उनको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना है क्योंकि टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है। बट अगर इंडिविजुअल मेंटेनेंस पर मंथ अगर पर हाउस का 7,500 से कम है तो भी आपको जीएसटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एग्जाम्पशन कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा और 7,500 के ऊपर है तो क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? So there can be a case where society is registered under GST, but the monthly contribution from all members is less than 7,500. So in that case, no GST will be charged by the housing society on a monthly basis. समझ में आया? ठीक है। However, if the monthly contribution exceeds 7,500, तो entire contribution will become taxable. Understood? Okay. Done. तो यहाँ पे एक सिंपल चार्ट दिया हुआ है, RWA is unregistered because his turnover is unregistered RW is turnover greater than 20 lakhs, तो yes, तो in that case अगर 7,500 से ज्यादा है, yes, तो आपका क्या बन जाएगा, आर मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ग्रेटर देन 7,500 पर मेंबर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो लई है ना, नो है ना ये वाला पार्ट। टर्नओवर 20 लाख के ऊपर नहीं है, 7,500 के ऊपर है तो भी नहीं लगेगा, 7,500 के ऊपर नहीं है तो भी नहीं लगेगा। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, यस, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी 7,500 से ज्यादा है तो ही टैक्स लगेगा, अगर नहीं है तो भी टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ये 4 स्टेट्स के लिए अपना कितना है, 10 लाख रुपीज का पार्ट लगेगा। समझ में आया? अगेन टेबल वाले फॉर्मेट में भी दिया हुआ है तो आप लोग देख सकते। क्लियर विद दिस? ठीक है। चार्जेस क्या क्या हो सकते हैं, तो बहुत सारे चार्जेस है, कुछ कुछ चीजों का आईटीसी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आरडब्ल्यू इज एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी ऑफ द गुड्स पेड बाय देम ऑन द कैपिटल गुड्स जनरेटर्स है, वाटर पंप्स एंड लॉन फर्नीचर एंड गुड्स जो भी है वो अभी मिल जाएगा। एंड इनपुट सर्विसेज सच एज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज यूज्ड फॉर मेकिंग सप्लाईज टू इट्स मेंबर्स एंड यूज ऑफ आईटीसी फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ द जीएसटी लायबिलिटी वेयर मोर देन 7,500 पर मेंबर आपने चार्ज किया। समझ में आया? आईटीसी कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, वो तो हम लोग जब आएगा आईटीसी का चैप्टर तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। टैक्सेबिलिटी ऑफ वेरियस चार्जेस कलेक्टेड बाय द सोसाइटीज, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करते हैं, वाटर टैक्स कलेक्ट करते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सिंकिंग फंड, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कार पार्किंग, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, सिंपल इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट फीस। बराबर। सीबीआईसी ने क्या क्लैरिफाई किया है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सीजी एसजी यूटीएलए टू एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी इज एग्जेम्प्ट। बराबर है। तो जितना भी आपका प्रॉपर्टी टैक्स वाटर टैक्स अगर कलेक्ट करती है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे ये सिर्फ एजेंट के फॉर्मेट में कलेक्ट हो रहा है, ये है एक्चुअली किसका, गवर्नमेंट का, तो सीधा सीधा ये गवर्नमेंट को पे हो जाएगा। Similarly, GST is not leviable on non-agricultural tax, electricity charges because electricity charges specifically exempt है। बराबर है। Non-agricultural tax is also a tax, तो उस पे भी नहीं लगेगा। Which are collected by other statutes of from individual flat owner. However, if these are collected by the society for generation of electricity in the society's generator, तो वो क्या हो जाएगा, liable to GST हो जाएगा, ठीक है। सिंकिंग फंड, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कार पार्किंग चार्जेस, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, सिंपल इंटरेस्ट फॉर लेट फीस पेमेंट्स, ये सब चीजें क्या हो जाएगी, जीएसटी के एम्बिट के अंदर आ जाएगी।
समझ में आया? तो ये सारी चीजें आप लोगों की ये लिस्ट के अंदर कवर हो जाएगी। अंडरस्टूड? यहाँ तक अपने स्पेसिफिक लिस्ट कवर हो चुके हैं। इसके बाद अपना आता है एग्जेम्प्टेड के जनरल सर्विसेज का लिस्ट। एक बार यहाँ तक पढ़ लो, फिर आगे हम लोग जाएंगे एग्जेम्पशन सर्विसेज के जनरल कैटेगरी के। तो फिर वो कंटिन्यू नहीं होगा ना, यहाँ तक का पढ़ के खत्म करेंगे, क्योंकि एग्जेम्प्टेड सर्विसेज का लिस्ट जो है वो लिस्ट बड़ा हुआ है, बड़ा लिस्ट है। ठीक है, यहाँ तक खत्म कर दो, फिर फाइंड अप करते हैं, चेक करते हैं लिस्ट बड़ा है या नहीं। डाउट था रीइंबर्समेंट का जो केस होता है, अभी जैसे हम लोगों ने कोई एक्सपेंस इनकर किया, हम लोग जीएसटी उसके ऊपर पे करते हैं और वो हम लोगों ने ऑफिस में डाला रीइंबर्समेंट के लिए, तो उसके ऊपर ऑफिस को आईटीसी नहीं मिलेगा ना? कौन सा वाला डिपेंड करता है। अगर ऑफिस उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहा है तो इट विल बी एन इनपुट सर्विस, तो उस पे क्लेम कर सकते हैं। बट ये जो ट्रैवलिंग चार्जेस वगैरह ये सब चीजें होती है ना, उस पे नहीं मिलता है। रिक्रिएशन खाने वाले के उस पे नहीं मिलता है, वो तो ब्लॉक क्रेडिट्स, सॉरी ब्लॉक क्रेडिट्स कर रहे हैं, तो जनरली वो नहीं मिलता अपने वाले केस का। बाकी अगर कोई एलिजिबल क्रेडिट रहेगा, एलिजिबल क्रेडिट रहेगा तो उस केस में जो इनवॉइस है वो हमारे ऊपर रेज हुआ है, सपोज मतलब कंपनी के नाम पे रेज होगा, इसी के लिए तो रीइंबर्समेंट मांग रहे हैं। तेरे नाम पे कभी रेज नहीं होगा, मेरे सॉल्व का नहीं मांग रहा। ओके, तो उस और पे अगर रीइंबर्समेंट तू मांग रही है, समझ ले तूने यहाँ से ओला किया, तेरे पास ओला का तेरा बिल है, तो दैट इज कंपनी इज पेइंग फॉर दैट पर्टिकुलर चार्जेस ना, कंपनी तेरे से बिल का कॉपी लेगी, हाँ, तो वो उनके लिए क्वालिफाई हो जाएगी। तो उस केस में ओला में जब भी मैं नाम, मतलब एग्जांपल ये है कि नाम डालूंगी तो फिर वो कंपनी कहाँ नहीं है? तेरा ही नाम है, तो भी चलेगा, क्योंकि Okay. कंपनी इज दिस विल कम अंडर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज को जो दिया हुआ है वो पार्ट के अंदर। तो उस केस में आईटीसी ले सकते हैं, मतलब अगर बाकी अगर कंडीशन। हाँ बाकी कंडीशन भी होंगे तो, क्योंकि फूड वगैरह जो है वो सब अपने ब्लॉक रेट्स के लिस्ट में आते हैं, तो वो नहीं होंगे, वो पार्ट तेरा कोटा भी मैंने क्लियर किया है। हाँ, जो तूने पूछा था ना डीम्ड एक्सपोर्ट्स वाला, यहाँ से जब तू बाहर वाले बंदर ने यहाँ पे बोला यहाँ पे सेटल कर, बराबर है, दैट विल बी डीम्ड एक्सपोर्ट एंड दिस विल बी डीम्ड इंपोर्ट, दोनों में। और आपका 11 और 13। ओके, तो ये कोई सर्कुलर वगैरह है? नहीं, ये जनरल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से नहीं होगा, बिकॉज यहाँ से बाहर जा रहा है, इट विल बी डीम्ड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, वहां से जब यहाँ पे इंटरनल आएगा, अंदर आएगा, तो इधर के डीम्ड इंपोर्ट, यहाँ पे आपको बिल ऑफ एंट्री वगैरह फाइल करना पड़ेगा, कस्टम्स में जाके कस्टम्स ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा और आईजीएसटी भी पे, उस चीज में भले गुड्स का मूवमेंट डायरेक्ट हो रहा है, बट इट विल बी टूवर्ड्स डीम्ड। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी सेक्शन 11 लेस 11 और 13 के हिसाब से। थैंक यू।